चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज है 8 जनवरी 2025, 24 नहीं भूल रहा है 8 जनवरी 2025। 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन देखिए, ये आपको लगता है कभी कभी होगा कि 5 क्वेश्चन केवल, नहीं, 5 क्वेश्चन से आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट मिलेंगे जो उसके स्टेटमेंट में होंगे। और ये 20 से जो 15 से 20 स्टेटमेंट होंगे, इनको जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, कम से कम 30 या 40 उससे ऊपर ही हो जाएंगे एक्सप्लेन करने के बाद पूरा। मतलब क्या, ये 5 क्वेश्चन नहीं, बेसिकली ये 5 आर्टिकल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए इसको ऐसे मत समझिए कि 5 क्वेश्चन है क्या होगा, इतने से क्या होगा। 5 जोड़ते रहिए रोज, देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं कि आपका केवल एक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स चल रहा है, ये पूरा जितने यूपीएससी के सिलेबस में सब प्रीलिम्स में आते हैं सब्जेक्ट, सभी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आपका जियोग्राफी भी, आपका इकोनॉमी भी, आपका एनवायरनमेंट भी, आपका साइंस टेक भी, आपका पॉलिटी भी, गवर्नेंस भी, आपका जो है जितने सारे हैं सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल कर दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी पहला क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चर्चाओं में रहने वाला प्रवाल भित्ति के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, प्रवाल भित्ति। पीवाई को देखिएगा, क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ये आपको पता होगा खुद ही। प्रवाल अकशेरुकी जीव है। दूसरा पॉइंट, मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उथले जल में पाए जाते हैं। अब आप अपने हिसाब से आंसर छांट लीजिएगा, आपका आंसर क्या है। आपका आंसर ए आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने हिसाब से आप जो है इसको छांट लीजिएगा। उसके बाद अब हम बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। आंसर दिखा दे आपको, अभी नहीं दिखा, अब दिख गया ना, क्या दिख गया होगा अब। देखिए हुआ क्या कि प्रवाल अकशेरुकी जीव है, बिल्कुल सही बात है। अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, कितने लोग डाउट होगा केवल उत्तरी में होगा या केवल दक्षिण, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। आपका ये ग्लोब होता है, ये आपको पता है कि 0 डिग्री होता है, इधर जाइए कितना 30 डिग्री, इधर जाइए 30 डिग्री। तो ये एरिया जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ के उथले जल में, भी ध्यान रखिएगा कौन सा जल है, उथला जल है। क्लियर बात। सबसे पहले ये अकशेरुकी जीव है, उसके बाद ये 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री दक्षिणी, ये ध्यान रखिएगा। ये तो रही क्वेश्चन की बात। अब आप खुद तय कर लीजिए आपका ने सही किया था गलत किया था। अब आज थोड़ा एक्सप्लेन कुछ है, हाँ है कुछ एक्सप्लेन भी है। देखिए जो ये आपके प्रवाल होते हैं ना, कौन प्रवाल, ये छोटे छोटे जो होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनके इसमें जो है सहजीवी शैवाल कौन होते हैं, जुजंतली, जो इस पर निर्भर करते हैं, अपना पोषण लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं इनसे। ये इनके सर्वोत्तम जो टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, 16 डिग्री से 32 डिग्री। देखो ये टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर है। अभी जो इसके पहले डिस्कस हुआ था 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, वो था अक्षांश, वो टेम्परेचर नहीं, तो ध्यान रखिएगा। ये वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर पानी तक पहुँच होती है, वहाँ तक ये रहते हैं। मेन चीज़ मैंने बताई थी, उथले जल में पाए जाते हैं। 50 मीटर से कम गहराई पर जो है ये पाए जाते हैं। ऐसा मत समझिए क्योंकि वहाँ तक ही लाइट पहुँचेगी ना, जहाँ तक लाइट पहुँचेगी वहाँ पर ये पाए जाएंगे, बिना लाइट के नहीं रहेंगे। क्लियर बात। कभी डाउट आए तो सोच लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आराम से तय करिए, क्वेश्चन को सही करिए। हाल ही में चर्चा हो रहा ध्रुवीय भंवर, पोलर वर्टेक्स, पढ़ा नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, से संबंधित सही कथन है कौन सा। पहला स्टेटमेंट, यह पृथ्वी के ध्रुवी उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। बी, समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्म काल के दौरान निर्मित होते हैं। सी, ध्रुवीय भंवर ओजोन को प्रभावित नहीं करता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, काट नहीं रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं। अब आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज, ध्रुवीय भंवर यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर, अच्छा आप डाउट में कहाँ करेंगे, अगर आप पढ़ें तो डाउट कहाँ जाएगा। जैसे
कि भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित होते हैं। भाई ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं आपको पता था, आपका अपने जो है नोट्स में इसको ऐड करिएगा तुरंत। ध्रुवीय भंवर ओजोन को प्रभावित नहीं करते। अरे भाई करते हैं, ओजोन को प्रभावित करते हैं, ओजोन प्रभावित करते हैं, ओजोन छिद्र ऐसे ही बनता है, इसी से ही, ठीक है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। अब आप सोच लीजिए केवल उत्तरी ध्रुव में पाया जाएगा, दोनों जगह पाया जाएगा ना, दोनों जगह पाया जाएगा। क्या आंसर निकला? ये डी, मतलब कोई नहीं सही है। देख रहे हैं, कोई नहीं सही निकला। कुछ लोग सोच रहे अरे कोई सही कर ही देंगे सर जी, नहीं। देखिए अब एक्सप्लेन देखिए। सबसे पहले क्या बात हुई थी, दोनों ध्रुवों के चारों ओर, दोनों ध्रुवों पहली तरफ उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उसके चारों ओर संचरण। अच्छा संचरण कैसे करते हैं? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमता है? जैसे ये क्लॉक है, इसका सुई कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे से घूमेगा ना। तो बात क्या हो रही है? एंटी क्लॉक, मतलब ये ऐसे घूमेगा इधर से, बस ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ये ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ग्लोब पर कैसे घूमेगा? उत्तरी ध्रुव में ऐसे से घूमेगा, ऐसे से घूमेगा। डायरेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा संचरण कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा आप, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट वही है ना। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए, निम्न दाब ठंडी हवा। सिंपल सी बात, ये तो जियोग्राफी का बेसिक चीज़ है कि जहाँ पर ठंडी हवा रहेगा वहाँ पर निम्न दाब ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। निम्न दाब और ठंडी हवा, ठंडी देखिए, निम्न दाब तो उच्च दाब हो जाएगा, है ना, उल्टा है ये, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडलीय, एक होता है क्षोभ मंडली, एक होता है समताप मंडली। ध्रुवीय भ्रमर, दो ध्रुवीय भ्रमर होते हैं, ठीक है। तो जो क्षोभ मंडली होता है, सिंपल सी बात, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 15 किलोमीटर, पता ही होगा आपको। समताप मंडलीय, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 15 से 50 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, ग्रीष्मकाल के दौरान ये निर्मित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ग्रीष्मकाल के दौरान नोट्स है, अगर आपने डिटेल पढ़ा हो तो आपको पकड़ में आ जाएगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ग्रीष्मकाल के दौरान जो है समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर नहीं उत्पन्न होते हैं, नहीं निर्मित होते हैं। अब देखिए जो इफेक्ट बात हो रही थी ध्रुवीय भंवर की, देखिए ध्रुवीय भंवर जो होते हैं, अगर कमजोर ध्रुवीय भंवर है उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो आपका जेट स्ट्रीम होता है वो दक्षिण तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्या कहा? कमजोर ध्रुवीय भंवर जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर शिफ्ट कर देता है। और क्या करता है? और क्या करता है, ध्यान रखिएगा, अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। भारत में अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका सर आकाश में होगा क्या? अच्छा नहीं, आकाश में नहीं है। ध्यान रखिए, अंटार्कटिका में तीव्र क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन छिद्र बनता है। अभी टेंशन मत लीजिए, जब आगे एनुअल डिस्कशन करेंगे पूरा समराइज करके तो आपको मिलेगा, जब आप एग्जाम के 10, 15, 20 दिन रहेंगे तो उसके पहले सब समराइज करके दे देंगे एक बार, ठीक है। सोच रहे हैं पीडीएफ डाल देते हैं, लेकिन कभी मन करता है छोड़ो जाने देते हैं, क्या पीडीएफ डालें, लेकिन है हमारे पास सब पीडीएफ, एक ही बार डाल देंगे। अगर रिवीजन करना होगा तो आप लोग रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर लीजिएगा आराम से। टेलीग्राम अभी तो बनाए नहीं, बन जाएगा तो डलवा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला कांडला बंदरगाह, नाम सुना हो कांडला बंदरगाह के बारे में पर विचार कीजिए, है ना। देखिए क्या है, इसे कराची बंदरगाह के प्रतिस्थापन के रूप में निर्मित किया गया था। सोचिए, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सोचिए, यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सोचिए, खूब सोचिए। उसके बाद अपना जो आंसर निकालिए। हमें मुझे लगता है टफ क्वेश्चन है ये, आपको छांटना पड़ेगा कौन सा, ये 1, 2, 3 ऐसे साथ छांटना पड़ेगा, इसलिए क्या है ये टफ क्वेश्चन आता है। तो क्या हुआ, आपने अपना आंसर देख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, इससे कराची बंदरगाह के प्रतिस्थापन के रूप में निर्मित किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह गुजरात के कच्छ में जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और भी सही बात ये तो हो गया, यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। कितना सरल क्वेश्चन था क्या आंसर निकला? तीनों सही। क्या आंसर? तीनों सही है। अब आपको नहीं पता था, आप जो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिए करिए, नोट्स अपना बन जाएगा। सर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इतने बड़े समझदार हो, फिर क्यों? अच्छा है, चलिए देखिए, कांडला बंदरगाह बात करें तो ये जानते हैं इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 के दशक में, याद रखिए इस चीज़ को। इसका आधिकारिक नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। क्या आधिकारिक नाम है? दीनदयाल बंदरगाह। कार्गो की मात्रा के हिसाब से, कार्गो मतलब सामान ढोने वाला,
कार्गो की मात्रा के हिसाब से पारादीप बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा बंदरगाह है। इसका मतलब आपको पारादीप भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मन करता तो अगर आपको मन करे तो आप जाकर पारादीप गूगल पे सर्च करिएगा। सर मैं नहीं सर्च करूँगा, बुढ़ापा आ गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। चर्चा में रहे सूचना का अधिकार आरटीआई के बारे में विचार कीजिए। आरटीआई मौलिक अधिकार नहीं है, सोचिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई का अधीन नहीं है, सोचिएगा। अब अपना एक विकल्प निकाल दीजिए, ए बी सी डी, कोई भी आप एक निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद अपने रख रहिए ताकि जो है जब सही होगा तो चेक करिएगा। पहली चीज़, आरटीआई मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आरटीआई मौलिक अधिकार है, याद रखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के कार्यालय आरटीआई का अधीन नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आरटीआई का अधीन है, अपन ही निर्णय उन्होंने कहा है। तो अगर आपको लग रहा है तो सही से इम्प्रूव कर लीजिए। क्या आंसर क्या होगा इसका? डी है ना, डी होना चाहिए। और क्या, जब दोनों बता ही दी तो आप कहेंगे नहीं सर एम कैसे मान ला डी होगा। भाई मान दीजिए, इतना मान लिया करिए। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का बात है। 2004 में ही जो भी पहला वाला स्टेटमेंट था, क्या था पहला स्टेटमेंट? मौलिक अधिकार बनाया था आरटीआई। किसको? आरटीआई को मौलिक अधिकार बनाया गया था, घोषित किया गया था। सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग 2010, इसमें क्या हुआ था? इसमें सीजीआई के कार्यालय को किसके अधीन रखा गया था? आरटीआई के अधीन बोला गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का स्पष्ट किया था कि आरटीआई के अधीन आएगा। कौन आएगा? सीजीआई का कार्यालय। ध्यान रखिए। उसके बाद क्या पॉइंट है, एक लास्ट वाला है, क्या है इसमें? नमित सर्वनाम भारत संघ 2012। ये सब लिखे, याद रखिए, सब मेंस में लिखने में काम आएगा। मेंस में इंटरव्यू कभी पूछ लेते हैं ये कब आया था, वैसे कब आया था, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो नमित सर्वनाम भारत संघ 2012 की बात है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें सूचना आयोग, सूचना जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते जाकर एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, पॉलिटी मिल जाएगा। सूचना आयोग एक जो है अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अर्ध न्यायिक समझते हैं, एक तो न्यायिक होता है न्यायालय की तरह, न्यायालय भी कभी कभी न्यायालय की तरह कुछ काम करता है, इसलिए अर्ध न्यायिक बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अर्धन्यायिक कौन कौन होते हैं सोचिएगा? संसद तक नहीं होता है क्या? सर ऐसे पूछेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? काम चलाने से काम नहीं होगा भाई। चलिए, जॉन महामा ये कहाँ के हैं? जॉन महामा के राष्ट्रपति बनने के कारण चर्चा में रहे कौन? घाना चर्चा में है। तो इसके बारे में विचार करिए, ये क्या है? यह गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित। अच्छा भैया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसकी दक्षिणी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। अच्छा। तीसरा क्या? यह स्वर्ण और कोको का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। किसका? स्वर्ण और कोको का। सोचिए। उसके बाद एक विकल्प निकालिए, अपना आंसर निकालिए। क्या? ए बी सी डी। जी गुरु जी, हो गया ठीक बात है। फिर आगे चलते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं हम। क्या है? यह गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। सर आंसर देख करके बोलने में बड़ा मजा आता है ना भाई। तो अब आप चाहे जो सोच लीजिए, बात अलग है। इसके दक्षिणी सीमा प्रशांत महासागर से मिलती है, बिल्कुल गलत बात है। बस एक ही गलत करना था आपको, दो, ये कटा आंसर सी निकल गया। वैसे ही दूसरा गलत करना था केवल। क्यों? इसका दक्षिण कौन है? अटलांटिक भाई, अटलांटिक महासागर है। इतना तो पता होना चाहिए ना। मैप ही नहीं देखा सर, मैप क्यों देखेंगे? हम मैप देखेंगे, तो हम कुछ और देखेंगे, मैप तो देखेंगे। अच्छा ठीक बात है। इसके बाद याद रखिएगा कि यह स्वर्ण और कोको का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। स्वर्ण और कोको का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। उम्मीद है तीनों बात समझ में आ गई होगी। कुछ एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल है। क्या है? पश्चिम अफ्रीका का देश है कौन है? किसकी बात हो रही है? घाना की। किसकी बात हो रही है? घाना की बात हो रही है। पश्चिम अफ्रीका का देश है। 1957 स्वतंत्रता से पहले क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे गोल्ड कोस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? गोल्ड कोस्ट बोलते थे। किसको बोलते थे? घाना को। उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में है बुर्किना फासो। उसके पूर्व में कौन है? टोगो। अरे सर ये टोगो क्या है? देश का नाम भाई। पश्चिम में कोटे डी आइवर। पश्चिम में कौन है? कोटे डी आइवर। याद रखिए। दक्षिण में कौन है? अटलांटिक महासागर, मैंने पहले बता दिया। दक्षिण में कौन है? गिनी की खाड़ी है ना, तो था स्टेटमेंट शायद। उष्णकटिबंधीय जलवायु है इसमें। कौन सा जलवायु है? उष्णकटिबंधीय। सर ये कौन सा कटिबंधीय होता है? उष्णकटिबंधीय। ये जो होता है ना, ऐसे ग्लोब है तो ये बीच में एक भूमध्य सागर जाएगा, ऐसे बीच में ये जगह इसका जो तरफ है सब उष्णकटिबंधीय वाले एरिया होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा, ये सब जियोग्राफी बेसिक है। उसके बाद आर्द्र और शुष्क दो मौसम। कितने मौसम होते हैं? तो क्या गोला करने वाले से मिटा दिए। आर्द्र और शुष्क दो मौसम है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है पूरे आर्टिकल पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। 5 आर्टिकल में मेन पॉइंट क्या क्या डिस्कस होना था। हो गया, 15 मिनट हो गया है, 15 मिनट। 4 क्वेश्चन और अगर ऐड कर देंगे तो पहुंच जाएगा 30-35 मिनट तक के। ठीक है, पहले आराम चलते रहिए, जो चल रहा भी चलने दीजिए, उसके बाद बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एकदम से निरंतरता बनाए रखिए, धुआंधार 2025 में खटाखट खटाखट क्वेश्चन आपको उम्मीद है देखिएगा खूब क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, इस सीरीज में से पूरे मिलेंगे। लेकिन हम अपने मुँह से क्यों बोले, अपने मुँह से अपना बेइज्जती कराएं, बखान करें, बेइज्जती क्यों करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।